हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया, मजे में, मस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक अगले मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज रेडिएशन। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर, ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। चलिए शुरू करते हैं अपना रेडिएशन। हाँ, जो सन्नाटे नए आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजाएं। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट रेडिएशन। रेडिएशन देखो, तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। कंडक्शन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कन्वेक्शन की जस्ट एक डेफिनेशन अपने सिलेबस में, और रेडिएशन की चर्चा है। रेडिएशन क्या चीज है, कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है? तो हमने पढ़ा कि कंडक्शन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, कन्वेक्शन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन सनलाइट सन से अर्थ तक आती है, लेकिन हमें तो पता है कि बीच में वैक्यूम है। इट मींस कोई ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी है जो वैक्यूम से जा सकता है। हाँ कि ना? बोलो सन्नाटो। वेरी नाइस। तो जिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से सनलाइट सन से अर्थ तक आती है वही रेडिएशन है। It is the mode of heat transfer. It is mode of heat transfer in which heat transfers in the form of electromagnetic वेव्स। ये जो सनलाइट होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। तो उसके डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, हमें पता है, माइक्रो, रेडियो, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरे, यूवी, गामा वगैरह। ये जो इंफ्रारेड वाला पार्ट होता है, दैट इज द पार्ट विच इज ट्रांसमिटिंग द हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या ये बात समझ में आई? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? इंफ्रारेड पार्ट ऑफ लाइट ट्रांसफर्स हीट। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर हीट। इंफ्रारेड अपने को दिखता नहीं है, जस्ट फील होता है हीट की फॉर्म में। ठीक है, एज इट इज अ पार्ट ऑफ लाइट, सो इट ट्रेवल्स at 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ कि ना सन्नाटो? यस। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वैक्यूम से भी बड़े आराम से ये ट्रांसफर हो सकता है। बिल्कुल सही बात, वेरी नाइस। नेक्स्ट, अब जिस भी जगह पे ये लाइट आती है तो वहां पे ये कुछ फोर्स लगाती है। फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स के पास एनर्जी मोमेंटम वगैरह होता है। अब फोटॉन्स जहां भी स्ट्राइक करेंगे वहां पे फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। हाँ कि ना? वेरी नाइस। इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस इट फॉल्स। जिस भी सरफेस पे ये गिरेगी वहां पे प्रेशर फोर्स लगाएगी। इज इट राइट? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। छापो, यहां तक छाप लिया, वेरी गुड। अब मान लो कि अपने पास एक सरफेस है ना, एक सरफेस है, उसके ऊपर सनलाइट गिर रही है, हीट एनर्जी गिर रही है मान लो। तो उसके बाद क्या हो सकता है? या तो वो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए, या वो सरफेस एब्जॉर्ब कर ले, या वो लाइट सरफेस से पास हो जाए। हाँ कि ना? हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या ट्रांसमिट हो जाएगी। हाँ कि ना? अब इसी के बेसिस पर तीन डेफिनेशन डिफाइन करी गई। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज रिफ्लेक्टिव पावर, और इसको रिफ्लेक्टेंस भी कह देते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट इज द रेशो ऑफ टोटल पावर रिफ्लेक्टेड
टू टोटल पावर इंसिडेंट। क्या ये समझ में आया? सो स्मॉलर इज इक्वल टू पावर रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय पावर इंसिडेंट। अब मान लो कि 100 वॉट की पावर इंसिडेंट हो रही है, हो सकता है 10 वॉट रिफ्लेक्ट कर जाए, तो रिफ्लेक्टेंस कितना हुआ? 0.1। क्या ये समझ में आया? पक्का छाप दो। छाप दिया, वेरी नाइस। अभी मंत्र मार के मिटा देते हैं। अच्छा, लाइट रिफ्लेक्ट होगी और क्या हो सकता है? एब्जॉर्ब हो सकता है। तो उसके बेस पर क्या डिफाइन किया? एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्प्टेंस। ठीक है, स्मॉल ए से डिफाइन कर दिया। डायरेक्टली लिख दूं, ए इज इक्वल टू पी एब्जॉर्ब डिवाइड बाय पी इंसिडेंट। ठीक है, रेशो है ये। इनकी कोई यूनिट तो नहीं होगी क्योंकि पावर बाय पावर इज यूनिटलेस। समझ में आई बात? ओके। सो थर्ड वन होगा ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटिव पावर। ठीक है, या ट्रांसमिटेंस, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या बीच में तार घुसे जा रही है? हटा इसको। चलो, सो दिस इज इक्वल टू पावर ट्रांसमिट डिवाइड बाय पावर इंसिडेंट। कि भाई 100 वोट इंसिडेंट हुई, उसमें से 50 वोट आगे निकल गई, ट्रांसमिट हो गई। सो द रेशो इज ट्रांसमिटिव पावर या ट्रांसमिटेंस। समझ में आया? अब देखो, अगर कोई लाइट आ रही है उसके साथ 3 चीजें हो सकती हैं, रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब, ट्रांसमिट। तो तीनों मिला के तो टोटल बन जाएगा ना। इट मींस R प्लस A प्लस T इज इक्वल टू 1। अरे ये तो फ्रैक्शन है ना भाई, ये तो फ्रैक्शन है यार, ये तो 1 से छोटा आएगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का, वेरी नाइस। अब कभी कभी क्या कह दिया जाता है कि ये जो पूरा सरफेस है ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट इट इज नॉट एब्जॉर्बिंग एनी पावर और इट इज नॉट ट्रांसमिटिंग एनी पावर, इट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग। सो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव सरफेस, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए R1 हो जाएगा, A और T हो जाएंगे 0। ना कोई एब्जॉर्प्टेंस ना कोई ट्रांसमिटेंस, सिर्फ रिफ्लेक्टेंस। क्या ये बात समझ में आई? अब ऐसे भी सरफेस होते हैं जो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करते, कुछ ट्रांसमिट नहीं करते, सारे का सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लैक बॉडीज, सुना है ब्लैक बॉडीज के बारे में? आज हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में भी, है ना। सो कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेसेस, तो उनके लिए A हो जाता है 1, R और T हो जाता है 0। सिमिलरली कंप्लीटली ट्रांसमिटिंग अगर हो रही है तो T इज इक्वल टू 1, बाकी दोनों 0। क्या ये बात समझ में आई? पक्का, वेरी नाइस। फिर एक चीज डिफाइन होती है एमिसिविटी। एमिसिविटी देखो, एमिसिविटी का मतलब होता है कि हम लोग कितना अच्छा एमिशन कर पा रहे हैं। हम लोग कितना अच्छा एमिशन कर पा रहे हैं, किस चीज का? एनर्जी का, हीट का, कितना अच्छा एमिशन कर पा रहे हैं। सो एमिसिविटी स्मॉल e इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक बॉडी। जो ब्लैक बॉडी होती है वो अच्छे से एब्जॉर्ब करती है और अच्छे से एमिट करती है, अच्छे से एमिट करती है। ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी कितना एमिटेंस करती है वही उसकी एमिसिविटी डिफाइन होती है। अगर ब्लैक बॉडी के बारे में बातचीत करें तो उसकी एमिटेंस को हम लोग मान लो कि 1 मानते हैं कि भाई ये है जो सबसे अच्छा एमिट करेगी, सबसे अच्छी हीट एनर्जी निकालेगी। अरे हाँ कि ना, समझ में? गर्मियों में क्या देखोगे तुम कि जो गर्म चीज होती है, गर्म कपड़े होते हैं वो बहुत गर्म लगते हैं। गर्मियों में ब्लैक कपड़े बहुत गर्म लगते हैं, सॉरी गर्मियों में ब्लैक कपड़े बहुत गर्म लगते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से एमिट कर रहे होते हैं हीट एनर्जी। ओके, सो किसी भी बॉडी की एमिसिविटी इज डिफाइंड एज it is the ratio of emissive power of a body with respect to black body। ठीक, उसको हम लोग एमिसिविटी बोलते हैं। इसकी वैल्यू 1 या उससे कम आ जाएगी। अगर ब्लैक बॉडी के बारे में चर्चा कर रहे हो तो 1 आ जाएगी, और कोई भी और जनरल बॉडी है तो वो कम आएगी, क्योंकि ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में सारी बॉडीज कम एमिट करती हैं।
समझ में आया। अब ब्लैक बॉडी क्या चीज है, ब्लैक बॉडी की क्या डेफिनेशन है वो भी पढ़ते हैं, पहले इसको छापो। ओके, सो व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी, a body which completely absorb all the energy incident on it and then emits it। तो इसकी एमिसिविटी होती है 1 और इसकी एब्जॉर्प्टेंस होती है 1। ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। एक किरचॉफ्स लॉ होता है, वो कहता है कि जो जितना अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा उतने ही अच्छे से एमिट करेगा। देखो, एमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस दोनों डिफरेंट चीजें हैं। रिफ्लेक्ट हो तुम कोई भी इंसिडेंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, एमिटेंस मतलब तुम अपने अंदर की एनर्जी को एमिट कर रहे हो, उसे एमिटेंस कहते हैं। सो रिफ्लेक्टेंस एंड एमिटेंस रिलेटेड नहीं है। एमिटेंस इज रिलेटेड टू एब्जॉर्प्टेंस। जो एब्जॉर्ब अच्छा करेगा वही एमिट अच्छा करेगा। सो एमिटेंस इज रिलेटेड टू एब्जॉर्प्टेंस। ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टेंस 1, एमिटेंस 1। क्या ये बात समझ में आई? पक्का, शानदार, ओके। देन उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है प्रीवोट्स। उन्होंने एक थ्योरी दी हीट एक्सचेंज के लिए। क्या कहती है वो थ्योरी, देखते हैं। प्रीवोट्स थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। मैंने नाम तो सही लिखा है ना, प्रीवोट्स, लग तो रहा है। ओके, फर्स्ट ये कहते हैं कि हर एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वो हीट एमिट करती है। एवरी बॉडी हुज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन एमिट्स हीट एनर्जी। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशन की फॉर्म में वो हीट एनर्जी एमिट करेगी। तुम तो सोचोगे सर ये तो गड़बड़ है। अब बर्फ, क्या बर्फ हीट एनर्जी एमिट करती है? तुम्हें लगेगा सर बर्फ तो हीट लेती है। अरे नहीं भाऊ, बर्फ भी हीट एनर्जी एमिट करती है। देखो तो सही, 0 केल्विन से ऊपर जिसका टेम्परेचर हो, मैं 0 डिग्री सेल्सियस नहीं कह रहा हूं, 0 केल्विन से ऊपर जिसका भी टेम्परेचर हो वो हीट एमिट करेगा। समझ में आई बात? ठीक, वेरी नाइस। सेकेंड पॉइंट, हीट एमिटेंस इज अ कंटिन्यूअस फिनोमेना। ऐसा नहीं है कि बीच में रुक गया भाई, 2 घंटे बाद फिर चालू हो गया ना। कंटिन्यूअस फिनोमेना ये, समझ में आया? ओके। अब मेरी एक बात सुनना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि मेरे पास 2 बॉडीज हैं, एक ए और एक बी। ये है मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे और ये है 20 डिग्री सेल्सियस पे। कौन सी बॉडी को हीट देगी? अब तुम बड़े आराम से कह सकते हो कि सर बी वाली ए वाले को हीट देगी। क्यों सर? बी वाली गर्म है, ए वाली ठंडी है, तो गर्म से ठंडे में हीट एनर्जी चली जाएगी। लेकिन क्या यह पूर्ण सत्य है? नहीं। इसमें एक छोटी सी बात यह है, बात यह है कि पहला पॉइंट कह रहा है कि भाई साहब हर एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वो हीट एमिट करेगी। तो दोनों का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, इसका मतलब दोनों ही हीट एनर्जी एमिट करेंगे। ये भी हीट एनर्जी छोड़ेगी और ये भी हीट एनर्जी छोड़ेगी। लेकिन जो ये वाली पहले वाली हीट एनर्जी छोड़ेगी वो कम है और दूसरे वाली जो हीट एनर्जी छोड़ेगी वो ज्यादा है। इसका मतलब पहले वाली हीट छोड़ेगी कम, लेगी ज्यादा, इसलिए ये गर्म हो जाएगी। दूसरे वाली छोड़ेगी ज्यादा और लेगी कम, इसलिए वो ठंडी होगी। क्या ये समझ में आया? हीट एनर्जी दोनों ही छोड़ेंगी, रेडिएशन दोनों एमिट करेंगी। चमका। सो थर्ड पॉइंट, इफ अ बॉडी
radiates more heat than absorbed। अगर एक बॉडी रेडिएट ज्यादा कर रही है एब्जॉर्ब से, देन इट्स टेम्परेचर फॉल्स। बट अगर कम कर रही हो तो, इफ अ बॉडी रेडिएट्स लेस हीट देन एब्जॉर्ब्ड, देन इट्स टेम्परेचर rises। कि अगर एक बॉडी रेडिएट कम कर रही है और एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे कि इसका। अगर दोनों इक्वल हुए तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अरे हाँ कि ना। अच्छा, तुम्हें सर्दी क्यों लगती है? क्या तुम्हें इसलिए सर्दी लगती है क्योंकि ठंड बाहर से अंदर आ गई? नहीं, तुम्हें सर्दी इसलिए लगती है क्योंकि तुम्हारी बॉडी से हीट ज्यादा लॉस हो रही है। समझ में आया? तुम्हें सर्दी इसलिए लगती है क्योंकि तुम्हारी बॉडी से हीट ज्यादा लॉस हो रही है। धूप में बैठते हो तो सर्दी कम लगती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी हीट लॉस तो कर ही रही है, सन से हीट लेती भी रहती है। अगर तुम 10 वॉट से हीट लॉस कर रहे हो सकता है 5-6 वॉट से हीट ले रहे हो, तो हीट लॉस, नेट हीट लॉस कम हो जाता है, इसलिए सर्दी कम लगती है। रजाई लेने पे मजा क्यों आता है? क्योंकि जब तुम रजाई ले लेते हो तुम्हारे आसपास तुम्हारी बॉडी की हीट रहती है, उससे सराउंडिंग का टेम्परेचर, तुम्हारे आसपास का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो तुम हीट छोड़ते भी हो और हीट लेते भी रहते हो। समझ में आया? इसलिए तुम्हारी नेट हीट लॉस कम हो जाता है। अगर जितना ज्यादा ठंड होगी बाहर उतना तुम्हारा लॉस अच्छा होगा और तुम एब्जॉर्ब कम करोगे। अगर बाहर भी गर्मी है तो तुम एब्जॉर्ब करोगे, तो तुम्हारा नेट हीट लॉस कम हो जाएगा। समझ में आई बातें? पक्का? वेरी नाइस। बोलो तारारा। चलिए छापो इसको। छाप लिया? मिटा दूं? ओके। उसके बाद एक लॉ आता है, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है ये लॉ? देखो, जो इंफ्रारेड होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, है ना। सो देयर इज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। अगर कोई भी एक बॉडी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है तो वो उसी वेवलेंथ को ज्यादा एमिट भी करेगी। ये है किरचॉफ्स लॉ। इट सेज दैट इफ अ बॉडी इज good absorber of a particular wavelength, then it is a good emitter of that वेवलेंथ। कि अगर एक बॉडी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है तो ये उतने ही अच्छे से उसी वेवलेंथ को एमिट भी करेगी। ठीक? इट मींस, इन सिंपल टर्म्स, इट मींस दैट अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। जिसका एज अच्छा होगा उसका ई भी अच्छा होगा। समझ में आई बात? मान लीजिए कि एक ब्लैक बॉल है, ठीक है, बॉल के ऊपर काला रंग रख दिया, उसको फर्नेस में फेंक दो, है ना, तंदूर में फेंक दो, आग चल रही है, फेंक दिया उसमें, तो शुरू में वो तुम्हें पूरा ब्लैक नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद वो चमक जाएगा क्योंकि वो अच्छे से एमिट करना शुरू कर देगा। जब वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो अच्छे से एमिट करना शुरू कर देगा। समझ में आया? क्योंकि जो अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो अच्छा एमिट होता है। एक और एग्जांपल देता हूं।
रात में ठंड होती है, दिन में बड़ी गर्मी होती है, क्योंकि दिन में जो सैंड होती है वो अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करती है। अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो वो तुम्हें रेत गर्म नजर आएगी, गर्म फील होगी रेत, है ना, क्योंकि एब्जॉर्बटेंस अच्छा है। अब रात में जब सूरज नहीं है तो वो एमिट करती है, क्योंकि उसके पास एब्जॉर्बटेंस अच्छी थी तो उसकी एमिटेंस भी अच्छी है, अच्छे से एमिट करती है, हीट एमिट कर रही है, तो तुम्हें रात में रेत ठंडी लगती है क्योंकि वो हीट छोड़ रही है बहुत अच्छे से। समझ में आया? एग्जाम्पल ऑफ किरचॉफ्स लॉ। कोई दिक्कत परेशानी? एनीवन? ठीक, चलिए आज की सभा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और इसके कर्व्स वगैरह, एक बॉडी कितनी पावर से रेडिएट करती है हीट एनर्जी को, वो सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ऑलराइट, जो सन्नाटे नहीं है भाई साहब, सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दें, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन सी यू, टाटा।